हेलो दोस्तों, आज जो हम क्लास लेंगे वो थर्मोडायनेमिक्स की क्लास है। और थर्मोडायनेमिक क्लास में मैं पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कि थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है। देन मैंने आपको यूनिट कन्वर्जन पढ़ाया, उसके बाद मैंने कुछ थर्मोडायनेमिक टूल्स पढ़ाए, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक टूल्स में हम 3 जो टूल्स हैं वो कवर कर चुके हैं। थर्मोडायनेमिक स्क्वायर के बारे में, थर्मोडायनेमिक कॉफिशिएंट्स के बारे में और साइक्लिक रूल के बारे में, ये हम कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का फोर्थ टूल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स, देखो थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और अगर आप सीरियसली, मैं आपको एक एक चीज़ बताते हुए चल रही हूँ, इस हिसाब से करते चले जाओगे तो आपकी थर्मोडायनेमिक्स जिन्हें नहीं आती ना उनकी भी अच्छी हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि थर्मोडायनेमिक्स बहुत टफ है, ऐसा नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट्स है जिनको समझना ज़रूरी है, ठीक है। वो चीज़ें हमें नहीं आती इसलिए हमें टफ लगती है और हम उसके क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ टूल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वो हमारे पास क्या है, वो है पाथ फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन, ठीक है। पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन क्या होता है, जैसे कि इसका नाम है, जो किस पे डिपेंड करे, पाथ पे। जो पाथ पे क्या करे, डिपेंड करे, वो क्या होता है, पाथ फंक्शन। और जो स्टेट पे डिपेंड करे, ठीक है, वो क्या होता है, स्टेट फंक्शन। स्टेट पे डिपेंड करे वो स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है। फिर आपके पास इनके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। इतना ही आपने +1 में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें भी नोट करनी है जिस पे क्वेश्चन आ सकता है टर्म्स के फॉर्म में। मैं समझा दूंगी, पूरा समझाऊंगी व्हाट इज स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, ताकि आपको कभी कोई कंफ्यूजन रहे ना इसमें, ठीक है। देखो अब हम लेके चलते हैं पहला स्टेट फंक्शन को लेके चलते हैं। देखो स्टेट फंक्शन मैंने क्या बोला, जो स्टेट पे डिपेंड करे, जो पाथ के ऊपर क्या हो, पाथ से इंडिपेंडेंट हो, मतलब जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, ठीक है, वो होती है स्टेट फंक्शन। अच्छा, मतलब क्या हुआ कि मान लो हम चले यहाँ से ए से जा रहे हैं बी, हमें जाना है यहाँ डी तक, और फिर हम सी गए और फिर हम डी गए, ठीक है। जो स्टेट फंक्शंस होते हैं वो ये जो पाथ, स्टेट किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियली हम कहाँ से शुरू करें, ए से, और पहुंचे कहाँ पे, डी पे। तो मतलब ये क्या करेगा, सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, फाइनल स्टेट पे, ठीक है। कि हम चले कहाँ से वो और जहाँ पहुंचे फाइनल स्टेट, उस पर डिपेंड करता है। बीच में हम ये रास्ते से गए या फिर इस रास्ते से गए, H किसी भी रास्ते से गए, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करता है। मतलब जो स्टेट डिपेंडेंट होता है वो कहते हैं, वो स्टेट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे कि अब देखो ये अब देखो इसको आपको याद कैसे रखना है मैं बताती हूँ। पाथ पे डिपेंड करता है, मान लो जिस भी रास्ते से गए आप, यहाँ सी फिर यहाँ डी गए, ठीक है, यहाँ फिर आप गए या फिर आप ऐसे गए, ठीक है। तो या इस पाथ से गए या फिर आप इस पाथ से गए। स्टेट में तो क्या होता है, चाहे किसी पाथ पे जाओ, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। पाथ में क्या होता है, वो रास्ते पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो स्टेट फंक्शन देखो स्टेट फंक्शन को हम सबसे पहले क्या याद रखेंगे इसके अंदर, कि ये पाथ में इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है। और स्टेट फंक्शन में हम बोलेंगे कि जो साइक्लिक इंटीग्रल होता है, साइक्लिक इंटीग्रल होता है, वो क्या होता है, वो 0 होता है इसका। ये आपको याद रखना है कि साइक्लिक इंटीग्रल क्या होता है, 0 होता है। देखो फॉर एग्जांपल हमने ले लिया एक एनर्जी टर्म ले ली, ठीक है। एनर्जी टर्म सारी की सारी, जितनी भी एनर्जी टर्म्स है वो याद रखना, वो सारी की सारी क्या होती है, स्टेट फंक्शन होती है। ऑल एनर्जी टर्म्स आर स्टेट फंक्शन, ठीक है। आपने क्या ले ली, एनर्जी टर्म ले ली कोई भी, और हमने उसको लेके अब हम इसको एग्जाम्पल लेके करते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे माना हम गए ए से बी, बी से सी, सी से डी, ठीक है। और फिर हम चले गए वापस ए पे, किस पे चले गए, वापस ए पे। तो ये एक साइक्लिक पाथ हो गया ना, साइक्लिक पाथ हो गया कि हम बी से ए से बी, बी से सी, सी से डी गए और डी से वापस ए गए। मतलब इनिशियल स्टेट भी ए ही था, फाइनल स्टेट भी ए ही है, तो टोटल किसके बराबर हो गया, 0। कैसे आएगा वो देखो, कोई भी हमने एनर्जी टर्म ले ली और ऑल एनर्जी टर्म्स आर स्टेट फंक्शन, ठीक है। मान लो यहाँ से यहाँ की एनर्जी, अब हमने इसको लिख लिया, मतलब कि हाँ टोटल चेंज निकाल लेते हैं एनर्जी में, क्या कि यहाँ से यहाँ पूरा गए तो क्या चेंज आया वो निकालते हैं। वो किसके बराबर होगा, इसके ए बी के पाथ, डेल ई ऑफ बी सी, डेल ई ऑफ सी डी प्लस डेल ई ऑफ ई डी ए, ठीक है। अब ए बी में क्या चेंज आएगा, आप लिख रहे हो, देखो ये बी में से आप कैसे खोलोगे, जब इसको सॉल्व करोगे खोलोगे कैसे लिखते हो आप, चेंज बी माइनस ए
प्लस सी माइनस बी प्लस डी माइनस सी प्लस ए माइनस डी, यह है आपके पास। ठीक है, अब देखो बी से बी, ओके, ए से ए, सी से सी, डी से डी, मतलब क्या आ गया 0। मतलब क्या हुआ, डेल ई जो है वो किसके बराबर आ गई 0। तो अगर अब इसको हमने क्या आ गया आपके पास डेल ई 0, मतलब डेल ई जो है यहाँ पे हम जो चेंज इन एनर्जी देख रहे हैं वो किसकी, जो एनर्जी टर्म की हम बात कर रहे हैं वो किस पर डिपेंड नहीं कर रही है, वो पाथ भाई जो इसने इतना लंबा पूरा पाथ कवर किया उस पर डिपेंड नहीं कर रही है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि जहां से शुरू हुआ वहीं पे आगे खत्म हुआ। तो हमने क्या बोला, टोटल चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, 0 हो गया। तो ये भी देखो आपने पूरा सॉल्व करके देख लिया, यहाँ पे किसके बराबर हो गया 0। ठीक है ना, अब देखो इसको, अब हम इसको लिखेंगे डेल्टा ई टोटल। ठीक है, वो किसके बराबर होता है 0। किसकी, अगर हम बात करें साइक्लिक की, किसकी बात कर रहे हैं, जब हम साइक्लिक की बात करते हैं तो डेल्टा ई टोटल किसके बराबर होता है 0। किसकी बात करें, साइकिल की। अगर हम वैसे निकाल के देखते हैं डेल्टा, अगर मान लो आपके पास ऐसे है ए बी सी पाथ डी पाथ, और ये देखो एक आपके पास ये है, ठीक है, ये है आपके पास, ठीक है, ये पूरे पाथ है आपके पास, ये अदर एग्जाम्पल है। अगर हम इसको करते हैं तो कैसे निकालते हैं, डेल्टा ई ऑफ हम निकालते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी। हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से। ठीक है, हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम लिखेंगे डेल ई ऑफ बी ए प्लस सी बी डी सी, यही करेंगे आप। और जब इसको खोलेंगे तो कैसे लिखेंगे, बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस ई डी माइनस ई सी। ठीक है, तो ये देखो ये हमारे पास क्या आया यहाँ पे, ई बी ई डी माइनस ई ए। डेल ई ए बी सी डी अगर पूरा देखते तो किसके बराबर हो गया, ई डी माइनस ई ए। मतलब क्या हो रहा है कि जो आप अगर चेंज इन किसी भी एनर्जी टर्म में निकाल रहे हो वो किस पे बराबर है, ई डी माइनस ई ए। डी क्या है, डी इसकी फाइनल स्टेट है। अगर हम ये वाला पाथ लेते हैं तो हमें यहाँ पहुंच रहे हैं, दिस इज द फाइनल स्टेट। और इनिशियल स्टेट क्या थी, इनिशियल स्टेट ये है। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था स्टेट फंक्शन में कि वो डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर। ठीक है ना, ये देखो आप देख रहे हो पूरा क्या निकल के आ गया, फाइनल माइनस इनिशियल, यही तो करते हैं हम। तो चेंज किसके बराबर हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर हम इस पाथ से जाते हैं तो अभी हम चेक करते हैं कि ये इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड कर रहा है नहीं। चलो निकालते हैं डेल ई ऑफ ए ई डी। कैसे लिखोगे इसको, डेल ई ऑफ ए प्लस डेल ई ऑफ ई डी। ठीक है, अब इसको खोलो, ई ऑफ ई माइनस ए प्लस डी माइनस, ये आया, ये देखो ई डी माइनस ई ए हो गया ना। ये भी देखो, तो ये किस पर डिपेंड करे, ये फाइनल स्टेट थी, ये इनिशियल स्टेट थी। तो चेंज किसके बराबर हो रहा है, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल। और अगर हमने साइक्लिक की बात कर रहे हैं तो जब हम साइक्लिक में डेल्टा ई टोटल निकाल रहे हैं तो किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर। ठीक है ना, यहाँ पे समझ में आ गया आपको कि स्टेट फंक्शन में किस पर डिपेंड करता है, स्टेट एंड इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। आप किसी भी पाथ से जाओ वो सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, वो फाइनल स्टेट और उसकी इनिशियल स्टेट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ बता देती हूँ, मैंने क्या बोला था, साइक्लिक अगर हम बात करें और उसमें ई टोटल देखते हैं किसके बराबर होता है, वो 0। ठीक है, अब क्या हो, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर साइक्लिक अगर उसमें बात करते हैं साइक्लिक में तो टोटल जो चेंज है वो किसके बराबर आ रहा है, वो 0 के बराबर आ रहा है। तो इसको अगर हम मैथमेटिकल टर्म में इसको एक्सप्लेन करें तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, इंटीग्रल। ठीक है, इन अ साइकिल में अगर देख रहे हैं तो ये इंटीग्रेशन का साइन और ये साइन और डी ई इक्वल टू 0, बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, डी मतलब कोई भी अगर हम स्मॉल चेंज करते हैं साइकिल के अंदर, दिस इज फॉर टोटल चेंज कितना आ रहा है उसके अंदर, किसके अंदर, जब हम साइकिल की बात करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, 0। और इसको हम बोलते हैं साइक्लिक इंटीग्रल इज 0। क्या बोलते हैं, साइक्लिक इंटीग्रल इज 0। ठीक है, ओके। देखो अब इसमें एक बात याद रखना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो मैं बता रही हूँ स्टेट फंक्शन के, जिनके बेसिस पे आप बता सकते हो कि ये जो आपको गिवन फंक्शन है वो स्टेट फंक्शन है या नहीं। पहला कि वो पाथ के इंडिपेंडेंट होता है,
इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। दूसरा साइक्लिक इंटीग्रल क्या होता है, 0 होता है। थर्ड देखो पाथ वाला बता दिया, साइक्लिक इंटीग्रल बता दिया। थर्ड क्या होता है, उनका जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो एग्जैक्ट होता है, मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन उनका होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होते हैं वो एक दूसरे के, तो क्या होता है, वो इनका डिफरेंशिएशन एग्जैक्ट होता है। तो ये 3 पॉइंट याद रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि बताओ स्टेट फंक्शन, और आपको ऑप्शंस में 4 पॉइंट दे दिए और बताओ इनमें से कौन सा स्टेट फंक्शन के लिए सही है, ठीक है। पाथ इंडिपेंडेंट सबको याद रहता है, ये जो 2 है मेन जो मैं बता रही हूँ ये आपको याद रखना है। फोर्थ, बाकी सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि ये यूलर थ्योरम को फॉलो करते हैं, यूलर थ्योरम को, ठीक है, ठीक है, क्या करते हैं, यूलर थ्योरम को फॉलो करते हैं। और ये याद रखना जितनी भी थर्मोडायनेमिक एंटिटीज हैं ज़्यादातर सबकी सब स्टेट फंक्शन है, एक्सेप्ट छोड़ के किसको मैं बता देती हूँ, जितनी भी एनर्जी टर्म्स है ये सारे क्या थे, एनर्जी टर्म्स, पी वी एस टी वेरिएबल्स म्यू आई, ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, ये स्टेट फंक्शन है, ठीक है। और डब्ल्यू और क्यू, वर्क और हीट, ये दोनों क्या होते हैं, ये पाथ फंक्शन होते हैं। हीट में आपकी चाहे वो स्पेसिफिक हीट हो, मोलर हीट हो, ये सारी क्या है आपके पाथ फंक्शन है। स्पेसिफिक हीट, अच्छा वो मैं आगे बताती हूँ आपको। तो आपको ये याद रखना है कि वर्क और हीट को छोड़ के सबके सब स्टेट फंक्शन है, बस ये दोनों ही पाथ फंक्शन है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या आ गए जो मैंने अभी पढ़ाया, एक तो आपको ये याद रखनी है कि किस पे साइक्लिक इंटीग्रल इज 0, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्ट जो उनका डिफरेंशिएशन होता है वो किसके बराबर होता है, वो क्या होता है, इनका डिफरेंशिएशन कैसा होता है, एग्जैक्ट होता है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं नेचर, ठीक है। और ये यूलर थ्योरम को फॉलो करते हैं। यूलर थ्योरम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट इसमें क्या होता है थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ। dz इज इक्वल टू, जब किसी का भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं, m dx, ये इक्वेशन है, मैथ वाले अच्छे से जानते हैं, ठीक है। इसमें याद रखना अगर हम किसका कर रहे हैं, m का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इन रिस्पेक्ट टू y, n का किसके रिस्पेक्ट में होता है x, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं dy, ठीक है, x कांस्टेंट, dn अपॉन dx y कांस्टेंट, ठीक है। ये है यूलर थ्योरम की इक्वेशन, जो इस इक्वेशन को फॉलो करता हो, ये है एग्जैक्ट इक्वेशन, ठीक है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो रहा है यहाँ पे, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल का। अच्छा ये जो इक्वेशन है, ये जो इसको फॉलो कर रहा है वो क्या करते हैं, वो स्टेट फंक्शंस होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो आपको इस पे तो क्वेश्चंस आने नहीं चाहिए, क्योंकि यूलर थ्योरम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ नेट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वैसे नहीं है। तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं, बाकी आपको कुछ, ये तो सिर्फ समझाने के लिए बताया, इसमें कुछ याद नहीं रखना, ये तो मैंने बता ही दिया पॉइंट में आपको याद रखना है, ठीक है। और आपको ये याद रखने हैं जो ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, कि इनको याद रख लो कि ये 2 बस पाथ फंक्शन होते हैं, बाकी सब तो क्या है आपके, क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, ऑप्शंस आपको गिवन होते हैं इनमें से कुछ, और बोल देते हैं कि बताओ इनमें से कौन पाथ फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो आपके पास ऐसे ऑप्शन में दे दिए हो आपको कि आपको दे दिया हो प्रेशर लिखा हुआ हो, वहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी लिखी हुई हो, वहाँ पे थर्ड आपको इंटरनल एनर्जी लिखी हो, फोर्थ आपको लिख दे वहाँ पे हीट लिख दे, इस तरीके से ऑप्शन में दे दे और पूछ ले कि आउट ऑफ दीज कौन सा इसमें से जो है पाथ फंक्शन है, ठीक है, या पूछ ले कौन सा इसमें से आपके पास स्टेट फंक्शन नहीं है। तो पाथ फंक्शन पूछे, आपको पता है हीट है, अगर पूछे इनमें से कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है तो भी इसमें क्या है, हीट है, समझ, इस तरीके से क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने, ये टर्म्स है जो आपको याद रखनी है, ठीक है ना। अब हम देखो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अब हम इसमें क्या पढ़ते हैं, देखो तो देखो नेक्स्ट जो टूल हम पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर, जो नेक्स्ट टूल है हमारे पास वो हम पढ़ने जा रहे हैं इसके एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो एक्सटेंसिव जो टर्म है, ठीक है, और इंटेंसिव जो हम बात कर रहे हैं इसके अंदर, अब इसमें याद कैसे रखें, देखो एक्सटेंसिव या एक्सटेंसिव किस पे डिपेंड करता है, ये याद रखना, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, क्वांटिटी पे, क्वांटिटी कह सकते हैं, अमाउंट कह सकते हैं ऑफ मैटर पे, ठीक है, या हम कह सकते हैं मास पे, या हम कह सकते हैं साइज ऑफ सिस्टम पे, ठीक है। ये देखो आप इसको इतना याद रखो, एक्सटेंसिव जो होता है वो अमाउंट पे डिपेंड करता है, इंटेंसिव अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता, डजंट डिपेंड ऑन अमाउंट, ठीक है।
या मास पे वो डिपेंड नहीं करता। मैं इसको कैसे याद करती हूँ, एक्सटेंसिव मतलब एक्सटर्नल लोग, बाहर के लोग आपको जज करते हैं आपके फिजिकल अपीयरेंस से, ठीक है। मान लो कोई मोटा है तो बोल देंगे उसको ये मोटा है यार कैसा, कोई पतला है तो कहते हैं ये पतला है यार, मतलब वो किसको देख रहे हैं, आपकी अमाउंट, आपका मास देख रहे हैं, ठीक है ना, उसके हिसाब से आपको जज कर रहे हैं। इतना ये मैं थोड़ा सा तरीका बता रही हूँ याद करने का, सबके अपने तरीके होते हैं। आप इसको अगर कोई और अच्छे तरीके से याद हो सकता है तो आप कर लो। तो मैं सिर्फ इसको ऐसे ही याद करती हूँ, एक्सटेंसिव एक्सटर्नल लोग किसको देखते हैं, आपकी मास को देख के उसके हिसाब से आपको जज करते हैं। जज करने के बहुत तरीके हैं बट ये सिर्फ याद करने के लिए बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो वो देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, अमाउंट पे, ठीक है, किस पे डिपेंड करती हैं, अमाउंट पे। और जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है। यहाँ तक आपने पढ़ा है। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मान लो इसके एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, जैसे अपने पास वेट हो गया, ठीक है, हम बात करें काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, वॉल्यूम हो गई, मोल्स हो गए, डेल्टा एच, डेल्टा जी। देखो जितनी भी एनर्जी टर्म्स है ना वो सारी की सारी क्या है, वो सारी की सारी, सबसे अच्छी बात ये है कि सारी की सारी एनर्जी टर्म्स क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। हीट कैपेसिटी हो गया, ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं, वो सारे क्या हैं जो एक्सटेंसिव हैं। इंटेंसिव की बात करें तो जैसे कंसंट्रेशन आपका इंटेंसिव हो गया, स्पेसिफिक हीट आपका, हीट जो है कैपेसिटी वो क्या होती है, वो भी आपकी इंटेंसिव होगी। अच्छा डेंसिटी का बहुत पूछ लेते हैं, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी भी आपकी इंटेंसिव है। अच्छा कंसंट्रेशन क्या है, मैंने आपको लिखवाई दिया वो क्या है, वो भी आपकी इंटेंसिव है। पीएच की बात करें तो पीएच भी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी की बात करें तो वो भी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो कैसे इन एग्जाम्पल्स को हम याद रखें, है ना, इन एग्जाम्पल्स को हम कैसे याद रखें कि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। पहले तो याद रखना जितने भी ऑल एनर्जी टर्म्स, सारी की सारी एनर्जी टर्म्स होती हैं, ठीक है, वो सारी क्या होती है, वो सारी की सारी एक्सटेंसिव होती है। क्या होती है, एक्सटेंसिव होती है, ठीक है। एनर्जी टर्म्स हमारे पास क्या है, जैसे जी एच ए यू, याद तो कराया था मैंने आपको, ये सारी की सारी क्या होती है, एक्सटेंसिव होती है। अब मैं आपको लिखवाती हूँ जिसके बेसिस पे आपको आराम से समझ में आ जाए कि कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम बात करें कि किसी भी, याद रखना, किसी भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो, ऐसे मतलब जब कोई दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसे डिवीजन में आ जाए ना, ऐसे इस तरीके से, उनका जो रेशियो होता है वो हमेशा इंटेंसिव के बराबर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, आपने एग्जाम्पल लेके चलते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है। आपने बोला कंसंट्रेशन तो भाई मास पे डिपेंड कर रहा है, तो ये तो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। देखो करके देखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, N/V। N क्या है, मोल्स है, V क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। आपको पता है मोल एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो क्या आ जाएगा, इसका इंटेंसिव। तो कंसंट्रेशन क्या होगा, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे कि डेंसिटी का देख लेते हैं। आप बोलोगे डेंसिटी तो मास पे डिपेंड कर रही है, फॉर्मूला दिमाग में लगा के आप यूँ बोल दोगे तो मास पे डिपेंड कर रही है, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। चलो चेक करते हैं, मास क्या है, मास आपके पास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो क्या होता है, इंटेंसिव। तो डेंसिटी क्या हो गई आपकी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। डेंसिटी क्या होगी आपकी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक दूसरी और देख लो कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके पीछे भी कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जिसके पीछे अगर पर यूनिट मास आ जाए, ठीक है, या फिर हम बोले पर यूनिट मोल्स आ जाए या पर यूनिट वॉल्यूम आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो भी क्या बन जाती है, इंटेंसिव बन जाती है। कैसे, जैसे आपने माना कि आपको पता है कि हीट कैपेसिटी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की हम बात करते हैं, वो क्या होता है, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, मतलब वहाँ पे मास की बात की जाती है। मैं पूरा पढ़ाऊंगी, यहाँ मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि ये पूरा अपने आप में एक लेक्चर है। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, सब वहाँ पे बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी क्या है, आप देखो, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये क्या कहलाएगा, अभी मैंने क्या बोला, जिसके ऐसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, हीट कैपेसिटी इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और इसके पीछे क्या आ रहा है, पर यूनिट मास क्या बन जाता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये क्या कहलाएगा, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरे तरीके से जो आपको मैंने पहला सिखाया उससे भी कर सकते हो, ये एक्सटेंसिव, दो एक्सटेंसिव का रेशियो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव, ठीक है। तो ऐसे मोलर हीट कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी आप, इंटेंसिव, ठीक है। अब एक और देख ली, और देखो जितनी भी एनर्जी टर्म्स मैं बता चुकी हूँ, GH, AU, वो सारी क्या है, एक्सटेंसिव है। अच्छा अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, ये फॉर्मूला, ठीक है। अब मान लो हमें इन दोनों का निकालना है कि ये दोनों कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो हमने लिखा अपॉन N इज इक्वल टू F ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है।
ये हमने ले लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये देखो, ये एनर्जी टर्म है, ये क्या है, एक्सटेंसिव है। मोल्स क्या होते हैं, एक्सटेंसिव होते हैं। तो इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, इन दोनों क्या है, इंटेंसिव, ठीक है। एक और चीज आपको बताती हूँ, इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, -FV, ठीक है, ठीक है ना। ये देखो, ये हमें पता है ये क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। मोल्स क्या, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमें पता ही चल गया, यहाँ पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये देखो, ये एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, मतलब इन दोनों का अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर आ रहा है, एक्सटेंसिव के। तो यहाँ से एक और निकल गया, अगर इस फॉर्म में हो कोई भी चीज तो वो एक्सटेंसिव के बराबर होती है। समझ रहे हो, आप कोई भी तरीका लगा के बता सकते हो कि एक्सटेंसिव कौन सा है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है, ठीक है। एक ट्रिक है जिसको मैंने खुद ने यूट्यूब से देखा था बहुत पहले, और मैंने लिखा हुआ था अपने पास, तो मैं सोच रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को याद करने की, ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को याद करने की कि ए मिस्टर VVC, ठीक है, डिक्रीज हो गया इसका, ठीक है, BP SST का पेपर देख के BP डिक्रीज हो गया भाई का आपका। ये देखो, इलेक्ट्रोड, इसका E मतलब इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। M मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट की, किसकी बात कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट की। और हम बात कर रहे हैं मोलर हीट कैपेसिटी की। R मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ठीक है। V मतलब विस्कोसिटी की, ये V मतलब वेपर प्रेशर की। C मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन की। D मतलब यहाँ पे मैं लिखवा देती हूँ डाई इलेक्ट्रिक, D से 2 निकलेंगे, एक डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट निकलेगा, ठीक है, एक आपकी डेंसिटी निकलेगी, ठीक है। F का मतलब यहाँ पे निकलेगा आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। S का मतलब यहाँ पे निकलेगा सरफेस टेंशन, क्योंकि क्या है कि पता है क्या, हर किसी के फॉर्मूले हर किसी को याद नहीं रहते। तो मान लो इनमें से कुछ भी आ गया तो आप कर सकते हो आराम से इस ट्रिक से। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, T से टेम्परेचर, B से बॉइलिंग पॉइंट और P से प्रेशर, ठीक है। तो ये सारा क्या है, ये ट्रिक है जो आप याद कर लेना। मैं एक ही जगह आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आपको इधर उधर घूमना ना पड़े, एक ही जगह आप पढ़ रहे हो, आपको सब कुछ एक ही जगह से मिल जाए, ठीक है। इसीलिए ये जो मैंने अपने पास जो देखी हुई ट्रिक थी, ये मैंने ये भी आपके साथ शेयर कर दी, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये एग्जाम्पल याद कर ले, सारे के सारे क्या है, इंटेंसिव है, ठीक है। और कुछ मैंने आपको अगर और कोई लिखवाए हो तो देख लेना, बाकी सारे के सारे इंटेंसिव है। कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पूछ ले तो आपको फॉर्मूला याद करने की रखने की जरूरत नहीं है, आप बता दो कि यस वो इंटेंसिव है, ठीक है। आपसे पूछ ले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का तो आपको पता है यस वो भी इंटेंसिव है। तो जितना मैंने कराया इससे बाहर तो नहीं पूछेंगे, इतना ही पूछेंगे, याद रखना। तो यहाँ पे आपकी एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है आपकी फिनिश होती हैं, ठीक है। आपको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, मैंने बता दिया है। इसके एग्जाम्पल्स देते हैं आपको, एग्जाम्पल्स दे के उनमें आपसे पूछा जाता है कि बताओ इनमें से ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। क्या आता है, पूछा जाता है, ठीक है ना। और एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ और बता देती हूँ, एक करेक्टरिस्टिक रह गई कि अगर कभी भी ऐसे हो एक्सटेंसिव अपॉन इंटेंसिव, देखो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव का तो रेशो हमेशा क्या होता है, इंटेंसिव। एक्सटेंसिव अपॉन इंटेंसिव कभी भी आ जाए तो उसका आंसर क्या आएगा, एक्सटेंसिव, ठीक है। ये भी याद रखना, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि म्यू आई क्या होता है तो ये भी केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, ये भी क्या होता है, ये भी आपका क्या होता है, इंटेंसिव होता है, ठीक है। क्या होता है, इंटेंसिव होता है, याद रखना, क्योंकि इसका ये भी मैं आगे पूरा पढ़ाऊंगी आपको। इसका फॉर्मूला होता है ये हमारे पास, ठीक है। अब ये हमें पता है एक्सटेंसिव है, मोल भी हमें पता है एक्सटेंसिव है, तो आंसर क्या आ जाएगा, म्यू आई क्या हो जाएगा आपका, एक्सटेंसिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको आगे सारा कराऊंगी ये सब चीज़ें ना, इसीलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा खोल नहीं रही हूँ। तो ये आपका एक्सटेंसिव इंटेंसिव यहाँ पे कंप्लीट होता है। और आपके जितने भी मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स टूल्स पढ़ा दिए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो थर्मोडायनेमिक टूल्स मैंने कौन से पढ़ाया आपको, थर्मोडायनेमिक स्क्वायर पढ़ाया आपको, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया यहाँ पे आपको, थर्मोडायनेमिक कोएफिशिएंट्स पढ़ाए, ठीक है। फिर मैंने आपको साइक्लिक रूल पढ़ाया, ठीक है। उसके बाद स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन पढ़ाया, ठीक है। और अब एक्सटेंसिव
और इंटेंसिव पढ़ा दिया। तो ये सारे मैंने आपको करा दिए हैं और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो आप आराम से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लोगे, क्योंकि इतने ज़्यादा मतलब हैवी क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत मतलब टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ईजिली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे तो आपको आराम से वो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं, आपका आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू।